हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईपीएफओ की, जिन्होंने 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए 8.1% इंटरेस्ट रेट को प्रपोज किया है। और अगर ये रेट फाइनल होते हैं तो ये 1977-78 के बाद दिए जाने वाले ईपीएफओ के द्वारा सबसे कम इंटरेस्ट रेट होंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई ईपीएफओ कहां कहां इन्वेस्ट करके पैसा कमाता है और उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ईपीएफओ क्या होता है, तो ईपीएफओ की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके अंतर्गत काम करती है, और ये भारत में जो प्रोविडेंट फंड के रेगुलेशन और मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोविडेंट फंड की बात की जाए तो एक गवर्नमेंट मैनेज रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है एम्प्लॉइज के लिए, जिसमें कि एम्प्लॉइज अपनी सैलरी का एक पोर्शन हर महीने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये महीने महीने जो उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया जाता है, ये बाद में एक बड़ा लमसम अमाउंट बन जाता है जो कि उनको रिटायरमेंट के टाइम पे वापस किया जाता है, या एंड ऑफ जब उनकी एम्प्लॉयमेंट होती है तब उनको वापस कर दिया जाता है। और जो ईपीएफओ की टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बोला जाता है। और इसके जो चेयरमैन है वो यूनियन लेबर मिनिस्टर होते हैं। इसके अलावा जो यूनियन लेबर सेक्रेटरी हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। और सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इसके अलावा इसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी इंक्लूड होते हैं। और 15 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और 10-10 एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसमें जो डिसीजंस लिए जाते हैं, सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट कमेटी जो भी फाइनेंशियल प्रपोजल होते हैं वो फंड मैनेजर और ऑडिटर की मदद से वेट करती है, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होता है वो सीबीडी के द्वारा लिया जाता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो पैसा एम्प्लॉइज हर महीने कंट्रीब्यूट करते हैं उसको ईपीएफओ कहाँ इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है, तो जो इनके एनुअल अक्रूवल्स होते हैं उसका 85% ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और 15% इक्विटी में। अगर डेट इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो ये मिनिमम 45% और मैक्सिमम 65% इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा 20% मिनिमम और मैक्सिमम 45% ये इन्वेस्ट कर सकते हैं लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज जो कि कॉर्पोरेट एंटिटीज के द्वारा इशू की जाती है। इसके अलावा जो बेसल 3 टीयर 1 बॉन्ड होते हैं जो कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं अंडर आरबीआई गाइडलाइंस। इसके अलावा टर्म डिपॉजिट, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में भी ये 20% मिनिमम और 45% मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 5% इनको अलाउड होता है शॉर्ट टर्म डेट और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कमर्शियल पेपर वगैरह में इन्वेस्ट करने को। हालांकि इन कमर्शियल पेपर की जो मिनिमम रेटिंग है वो A1+ होनी चाहिए, और ये 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है उनके द्वारा दी जानी चाहिए। और अगर बात की जाए इनके इक्विटी पोर्शन की कि भाई इक्विटी जो 15% ये इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो उसमें जो इनको अलाउड होता है वो होता है म्यूचुअल फंड में। और इसके अलावा जो सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं जो कि बीएससी सेंसेक्स या जो निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं। इसके अलावा जो भारत की डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम है, ईटीएफ है, भारत 22 ईटीएफ, उसमें भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इनको अलाउड होता है कि ये डायरेक्टली भी लिस्टेड जो कंपनीज के शेयर हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका मिनिमम जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो जब डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उस दिन मिनिमम 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसके अलावा ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं या रीट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि जो अभी इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है वो सिर्फ ईटीएफ्स में किया हुआ है जो कि या तो निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करते हैं या सेंसेक्स 30 इंडेक्स को, या इसके अलावा जो भारत 22 ईटीएफ है तो वहीं पे इन्होंने अभी इक्विटी पोर्शन को इन्वेस्ट किया हुआ है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट अपडेट की, तो जो ईपीएफओ है इन्होंने अपना जो 2021-22 का इंटरेस्ट रेट प्रपोज किया है वो पिछले 4 दशकों में सबसे कम है। इन्होंने 8.1% का इंटरेस्ट रेट 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रपोज किया है। और अगर हम इसको पिछले साल यानी कि 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो ये 8.5% था। हालांकि ये रेट अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, लेकिन ज्यादातर वो फॉर्मेलिटी होती है। तो मोटा मोटी 8.1% आप फाइनल मान सकते हैं कि 2021-22 में इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा ईपीएफओ के द्वारा।
और अगर इससे पहले बात करें तो 1977-78 में इससे कम इंटरेस्ट रेट पे किया गया था, जो कि 8% था, जो कि लोएस्ट है 43 इयर्स में। हालांकि अभी भी अगर हम इसको कंपेयर करें किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से या बैंक डिपॉजिट से, तो उससे काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो एसबीआई जो है वो 5.1 से 5.4% के बीच का इंटरेस्ट देता है 1 से 10 ईयर का, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराएंगे। और अगर आप प्राइवेट बैंक में भी देखेंगे तो जो बड़े बैंक है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, उनके भी मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट 5.6% है, और कुछ छोटे बैंक अप टू 7% तक देते हैं, बट वहां पे रिस्क बढ़ जाता है। तो अभी भी अगर हम सबसे कंपेयर करें तो इनका इंटरेस्ट रेट बेस्ट है। और अगर लास्ट टाइम देखें कि इनका जो अभी हाल फिलहाल में इंटरेस्ट रेट सबसे कम कब रहा है, तो 2011-12 में इन्होंने 8.25% इंटरेस्ट दिया था अपने सब्सक्राइबर को, जो कि अभी हाल फिलहाल में देखें तो सबसे क्लोज रहा है, जो कि 2021-22 के लिए प्रपोज किया गया है उससे। लेकिन हालांकि पिछली बार 8.25 था और इस बार इन्होंने 8.10 प्रपोज किया है। और इसका रीजन ये है कि इकोनॉमी में रेट्स जो हैं लगातार गिर रहे हैं। जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई है, उन्होंने भी बेंचमार्क जो रेपो रेट है उसको 4% तक गिरा दिया है कोविड के क्राइसिस की वजह से। और जैसे कि इकोनॉमिक रिकवरी में अभी टाइम लग रहा है, इनकम्प्लीट है, तो लगता नहीं है कि बहुत तेजी से ये रेट बढ़ेंगे, इस वजह से इनको कम किया गया है। और जो इनके एक मेंबर हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगर ये रेट्स को 8.5% रखते तो इनको 3,500 करोड़ का डेफिसिट होता, लेकिन 8.1% रखने से इनको 450 करोड़ का इनके पास सरप्लस रहेगा। और इनको उम्मीद है कि जो इनके रेवेन्यू है वो शायद इस साल में काफी गिर सकते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस आपको भी इम्पैक्ट करने लगा है, इंटरेस्ट रेट में कमी की गई है इसकी वजह से। और अगर ईपीएफओ के एक्टिव सब्सक्राइबर की बात की जाए तो इसमें 6.7 करोड़ से भी ज्यादा इनके एक्टिव सब्सक्राइबर हैं। और अगर हाल फिलहाल के इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 2019-20 में इनका 8.5% इंटरेस्ट था, उससे पहले 2018-19 में 8.65, और 2017-18 में इन्होंने 8.55 इंटरेस्ट पे किया था। और अगर इनके ओवरऑल कॉर्पस की बात की जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका 9.4 लाख करोड़ का कॉर्पस है, जो कि पिछले साल से बड़ा है। पिछले साल इनका 8.29 लाख करोड़ का था। और अगर इनकी इनकम की बात की जाए तो 2021-22 में जो इनकी इन्वेस्टमेंट से इनकम है वो 76,768 करोड़ रही है, जो कि पिछले साल यानी कि 2020-21 में 70,457 करोड़ रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।